आज हम लोग नई चर्चा करने जा रहे हैं सप्त धातुओं के बारे में। मैंने कई बार चर्चाओं के दौरान बीच-बीच में कहा कि 7 धातुओं से मिलकर के हमारा शरीर बना है। आज हम इन्हीं 7 धातुओं के बारे में चर्चा करेंगे। धातु का तात्पर्य होता है धारण करना। शरीर जिसे धारण करता है या ये धातुएं शरीर को धारण करती हैं। नट सेल में बताऊं तो शरीर का निर्माण करने वाली या शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करने वाली शक्तियों को ही सप्त धातु आयुर्वेद में कहा गया है। अब हमने करना क्या है? वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें सप्त धातुओं के विषय में मालूम होगा, पर हम नया क्या बताने का प्रयास करेंगे, इसको हम आपकी जन्म पत्रिका से जोड़ने का प्रयास करेंगे और इनको हम सबसे पहले ग्रहों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो धातु आती है उसका नाम है रस। रस का एक सिंपल सा मतलब है लिक्विड, आपके बॉडी का फ्लूइड। और हम सभी जानते हैं जो फ्लूइड होता है उसका संबंध चंद्र ग्रह से होता है, क्योंकि फ्लूइड मीन्स वाटर एलिमेंट। एक प्रकार से ये प्लाज्मा कह लो, आप फ्लूइड कह लो, तरल पदार्थ कह लो, हमारी जो प्रकृति है कफ प्रकृति को मेंटेन करने में, कफ प्रकृति को बैलेंस करने में, इसको बनाने में, कम या ज्यादा करने में ये रस बहुत काम करता है। एक तरह से रस का दूसरा नाम आनंद भी है। रस का दूसरा नाम आनंद भी है। पर अब आनंद का इस्तेमाल हम यहाँ तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं ना, अरे भाई रस आ रहा है। भजन सुनने गए थे रात को, बड़ा ही रस आ रहा। अब आपको इसके साथ जोड़ना है। जब रस आता है तो आपके जीवन में रस धातु आपके शरीर में उसका निर्माण होता है, या वो आपके शरीर को पोषित करती है। धातुएं सारी की सारी ही एक प्रकार से पोषण करने का कार्य करती है। जो हमारे बॉडी में फ्लूइड होता है उसका मेन काम है कि आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, मतलब पानी की कमी ना हो जाए शरीर में। तो हाइड्रेटेड रखना ये इनकी खासियत है, मेन कार्य है कि बॉडी को किसी तरीके से उसमें नमी बनी रहे, उसमें नमी बनी रहे। तो ये एक प्रकार से, वैसे तो हाइड्रेशन का काम चंद्र ग्रह के ऊपर है, इसलिए इसको चंद्रमा से जोड़ा गया है। पर वैदिक ज्योतिष में इसको कई जगह मेंशन है कि भाई ये बुध ग्रह से भी है। उसके पीछे उनका वक्तव्य है। उनका क्या वक्तव्य है कि भाई अगर त्वचा का संबंध बुध से है, हम ज्योतिष में त्वचा का संबंध यानी स्किन को हम मरकरी के साथ, बुध ग्रह के साथ रिलेट करते हैं। अब त्वचा और नर्वस सिस्टम इसको हम करते हैं,
और आयुर्वेद में एक जगह कहा गया है कि भाई चेहरे के ऊपर या त्वचा के ऊपर दाग धब्बे आना, झुर्रियां पड़ जाना, इसका मतलब सिंपल है कि आपके अंदर रस धातु जो है वो ढंग से कार्य नहीं कर रही। तो मैं पर यहाँ पर ये मानूंगा कि आप यहाँ पे चंद्रमा को लेके चलें, मुझे इसमें ज्यादा लॉजिक समझ में आता है। बुध वाला लॉजिक मेरे दृष्टिकोण से इतना स्ट्रांग नहीं है। ये इसलिए बताया, हो सकता है कुछ पुस्तकें पढ़े और वहां बुध का जिक्र आ जाए, क्योंकि मेरा मानना है बुध का संबंध तरलता से नहीं है। बेशक वो एक ऐसा मेटल है जो तरल फॉर्म में मिलता है, वो एक ऐसी धातु है जो जस्ट लाइक के लिक्विड जैसा उसमें गुण भी होता है हल्का हल्का, परंतु शायद उससे जोड़ा होगा, पर मुझे एस्ट्रोलॉजिकली बहुत फिट नहीं बैठता। इसलिए आपको रस धातु के साथ चंद्रमा को जोड़ना है। एक उनका और भी है कि भाई देखो, जो नर्व हैं उनका ब्रेन से संबंध है, और जो सेंसिटिव ब्रेन होता है वो कहीं ना कहीं जो है अपना नर्वस सिस्टम उसका वीक हो जाता है, जिसके कारण उसको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्किन की एलर्जीज हो जाती हैं। इस तरह को भी जोड़ने की कोशिश की गई है, पर मुझे जो है वो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। क्योंकि मैंने आज तक आपको पढ़ाया है कि जीवन का जो आनंद है, जीवन की जो खुशी है, जीवन की मौज मस्ती है, यानी ये मन के कारण है। अगर मन आपका अच्छा है तो आपको एक अलग से ही आपके शरीर को पोषण मिलता है। आयुर्वेद में खास करके मनोविज्ञान पर मैं बहुत ज्यादा बोला हूँ, और काफी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, और मनोविज्ञान पर बोलना बहुत आवश्यक था। जब तक एक अच्छा ज्योतिषाचार्य मनोविज्ञान को नहीं समझेगा, प्रॉब्लम की असल गहराई को नहीं समझेगा, मनुष्य के मन को नहीं समझेगा, वो एक अच्छा ज्योतिषी नहीं बन सकता। मनोविज्ञान को मनोविज्ञान कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं, पहली बात तो समझ लीजिए। मनोविज्ञान का मतलब है मन को जान लेना, मन को समझ लेना, मन की पीड़ाओं को महसूस करना, मन के आनंद को महसूस करना। कोई व्यक्ति मन से खुश है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? कोई मन व्यक्ति दुखी है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये समझ लेना मन की बात, यही मनोविज्ञान है बस, और उससे ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मनोविज्ञान को समझना ज्योतिष में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा यहाँ पर अपने आप में एक बड़ा रोल अदा करता है। तो ये था रस धातु। इसी प्रकार से हमारी जो दूसरे नंबर की जो धातु है वो हमारी रक्त धातु है। रक्त तो आप समझते ही हैं, रक्त का तात्पर्य ही हमारे खून से है, हमारे ब्लड से है, और इसको हम पित्त प्रकृति पित्त प्रकृति को मेंटेन करना, उसको बनाना, बना करके रखना, ये सारा काम रक्त का है। अक्सर हम आपस में बातचीत करते समय जब कोई उग्र हो रहा होता है तो उसको कह देते हैं, अरे तेरे खून में ज्यादा गर्मी है क्या, चुप बैठ जा। खून में तेरे ज्यादा गर्मी है क्या? और मैंने बताया कि पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति बहुत जल्दी उग्र हो जाता है। पॉइंट को रिलेट करने की कोशिश करना। उग्र व्यक्ति बहुत मतलब पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जल्दी उग्र हो जाता है, और रक्त को हम उग्रता से जोड़ रहे हैं, पित्त से जोड़ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा ब्लड को के साथ जो रिलेशन बनता है वो आपके हृदय का बनता है, आपके हार्ट का बनता है। और हार्ट को हम
ज्योतिष में सूर्य से कनेक्ट करते हैं। समझना बात को, हार्ट को हम सूर्य से कनेक्ट करते हैं और सूर्य को हम पित्त से कनेक्ट करते हैं। सूर्य को हार्ट से कनेक्ट करते हैं और सूर्य से हम पित्त को कनेक्ट करते हैं। तो आपका जो ब्लड है जो हृदय तक जा रहा है और हृदय से पूरे शरीर में फैल रहा है, वो कार्य, वो ब्लड का काम आपका सूर्य ग्रह कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, जब हम बात करते हैं रक्त की, तो रक्त के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, 3 ग्रहों से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, रक्त में तरलता है। रक्त में तरलता है, रक्त में बहने का गुण है, तरल है, लिक्विड है। इसके कारण इसको हम चंद्रमा से जोड़ते हैं। रक्त का रंग लाल है, रेड ब्लड सेल्स इसमें होती हैं। हम सभी जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होती हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो मंगल का प्रतिरूप है, वो मंगल का प्रतिरूप है। और तीसरा ओवरऑल ब्लड, वो सूर्य का प्रतिरूप है। ये जब रेड ब्लड सेल्स स्ट्रांग होती हैं तो आपका पित्त भी बड़ा होता है। यानी कि आप एक नजर में कह सकते हो, जो पित्त प्रधान व्यक्ति होते हैं उनका आरबीसी लगभग लगभग ठीक रहता है, किसी विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। तीसरा जो इसमें आता है वो है मांस। पहला रस, दूसरा रक्त, तीसरा मांस। अब मांस तो आप सारे ही समझ गए, मसल्स से मतलब है मांस का। जो हमारे ये जो बॉडी मसल्स होती हैं, एक तरह से ये हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। और ये फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई देती हैं, इसको समझने में हमारे को बड़ी आसानी हो जाती है। हमारा, हम सभी लोग मानते हैं कि जो मांस वगैरह अच्छा गठीला जो शरीर होता है, अब याद करो मैंने मंगल ग्रह से जोड़ा था आपके गठीले बदन को। तो मांस की जिम्मेवारी, यानी मांस का क्या हालात होंगे, मतलब आपके शरीर पे मांस बहुत कम होगा या मांस बहुत ज्यादा होगा या आपका शरीर गठा हुआ होगा, मांस के जो हालात होंगे। अच्छा मांस क्या माना जाता है? मांस जो गठा हुआ शरीर होता है, मांसल युक्त होता है, और पर वो थुलथुलापन नहीं होना चाहिए। उसमें थुलथुलापन होगा तो वो फिर कफ की निशानी हो जाएगा। तो जो है इसका संबंध मांस का हमारे मंगल ग्रह से है, यानी कि पित्त से है। जितना गठा हुआ शरीर होगा, इसका मतलब पित्त का प्रभाव उस शरीर में अच्छा है। चौथी चीज है मेद। मेद को आप मोटापा भी कह सकते हो। जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, हम लोगों ने कई बार कहा है कि भाई जो बृहस्पति है वैसे तो ये कफ कारक है और कफ से ही मोटापा आ जाता है, वेट गेन कर लेता है क्योंकि कफ में पानी है
और पानी बॉडी के पानी को, फ्लूइड को होल्ड करने की ताकत रखता है। तो बृहस्पति से इस धातु का संबंध है। आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह डिसाइड करता है कि आपके मेद के हालात कैसे नोट कर देते थे। होंगे। वैसे भी गुरु का मतलब ही गुरुता से है, बड़ेपन से है, बड़े साइज से है, बड़े आकार से है, इसलिए साइज को बढ़ा देता है, बॉडी के साइज को बढ़ा देता है, पर वो मोटापे के रूप में होता है। और हमारा आयुर्वेद मानता है कि भाई एक हद से ज्यादा वेट गेन होना या मोटा शरीर होना वो अच्छा नहीं होता। अब अगला है नंबर 5, वो आपकी हड्डियां हैं। तो हमने यहाँ पर क्या समझना है कि जो हमारी हड्डियां हैं, जिसको आप स्केलेटन भी बोल सकते हो, वो जो कई बार आपने फिल्मों में दिखाते हैं, जब वो डराने के लिए भूत प्रेत का सा वो चित्र, तो एक स्केलेटन टांग देते हैं, जिसको हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भूत समझा जाता है, और ये सब चीजें हैं। तो आपको ज्योतिष में जो स्केलेटन है, पूरे बॉडी का आधारभूत ढांचा, जिसके ऊपर की हमारा शरीर टिका हुआ, स्केलेटन पर हमारा शरीर टिका हुआ है, तो यह इसको शनि ग्रह से रिलेट किया जाता है, इसलिए से अस्थि धातु भी कहा गया है। और मरने के बाद ये हमारी अस्थियां ही जो है बचती हैं, मतलब कुछ अस्थियां हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जिनको पूर्णतया नहीं जलाया जाता, इसलिए जो बाद में जो अस्थियां बच जाती हैं, उसका हम लोग किसी धार्मिक तीर्थ स्थान पर, किसी नदी के किनारे जाकर के, किसी पवित्र नदी में जाकर के इन अस्थियों को विसर्जित कर देते हैं। इसका संबंध शनि ग्रह से है। पर कुछ जगह पर वैदिक ज्योतिष में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि इसका संबंध हड्डियों का सन से भी है। पर मैं ये कहूंगा कि अगर जहां आपको अस्थि धातु यानी स्केलेटन की बात आए, तो आपको ये देखना चाहिए, तो शनि ग्रह को यहाँ पर देखना चाहिए। पर सिंपल कहीं हड्डी टूट रही है आपकी, सिंपल हड्डी का मतलब जैसे आपकी ये हाथ की ये हड्डी है इतनी, या यहाँ पे हड्डी है, या यहाँ पे हड्डी है, ये हड्डियां, ये ज्वाइंट्स हैं, ये कहीं कोहनी है, कोई घुटने हैं, कहीं बीच में फ्रैक्चर जो आ जाता है, ये जो फ्रैक्चर जो आ जाता है, जिन लोगों का सूर्य की स्थिति खराब होती है, उन्हें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। उनके हड्डियों में बार बार फ्रैक्चर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ये दोनों ही बातों से सहमत हूँ कि शनि भी अपना रोल निभाता है और सूर्य भी यहाँ पर रोल निभाता है। सूर्य बताने वालों के पीछे कि सूर्य इज अ पॉजिटिव पित्त, और पॉजिटिव पित्त क्रिएट्स द स्ट्रॉन्ग डाइजेशन पावर। और जब किसी व्यक्ति की डाइजेशन पावर स्ट्रांग होती है, एब्सॉर्प्शन पावर स्ट्रांग होती हैं, तो उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं। देखिए, हड्डियां मजबूत करने का भी सूत्र आयुर्वेद में यही दिया हुआ है कि आपने अपनी डाइजेशन को ठीक रखना है। डाइजेशन ठीक होगी तो आपके अंदर एब्सॉर्प्शन ठीक होगी, एब्सॉर्प्शन ठीक होगी तो आपके जो भोजन के द्वारा जो खनिज, लवण, विटामिन्स हैं, उसके द्वारा पूरे शरीर का पोषण ढंग से होगा, और कहीं ना कहीं हड्डियों को, हमारे ढांचे को भी शक्ति मिलेगी, और ये हमें एक जीवनीय शक्ति भी प्रदान करने में सक्षम माना जाता है। इसलिए ज्योतिष में विशेष करके कहा गया है कि शनि देव जो हैं वो यमराज के भाई हैं, इसलिए प्राण हरने का आदेश यमराज को शनि देव देते हैं। कहने का तात्पर्य, इसे हम शनि ग्रह से जोड़ के देखना है, और अलग अलग देखेंगे तो सूर्य से भी जोड़ा। सूर्य से हम आंखें भी देखते हैं वैसे तो, पर आंखों में भी बहुत सारी चीजें हैं। आयुर्वेद में ये बहुत वो चीजें, अगर आपने रेटिना देखना है आंखों का,
तो फिर आप शुक्र ग्रह से देखेंगे। पर आपको दूर तक देखने की शक्ति देखनी है। जैसे कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता, दूर से कोई आदमी आता हुआ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। दूर दृष्टि शनि ग्रह के पास होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें कई ग्रह मिक्स हो जाते हैं। वैसे ओवरऑल दृष्टि को देखें तो हम सूर्य में प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश के कारण हम सब चीजें देख पाते हैं, हमारी आंखें दिख पाती हैं। परंतु रेटिना का प्रॉब्लम शुक्र से आएगा। दूर देखने का वाला मामला जो है वहां से आएगा, शनि से। चंद्रमा से भी आता है, चंद्रमा का जो पास देखने वाला मामला होता है। तो हर अंग में सब डिवीजन भी हैं आगे चल करके। तो ये चीज भी हमने ध्यान रखनी है, कहीं ऐसा नहीं कि हम थोड़े से गुमराह हो जाए, नहीं। अभी हम मोटा मोटी बात कर रहे हैं आपके सामने। अब जैसे अगली धातु नंबर 6 की जो धातु है उसका नाम है मज्जा। मज्जा धातु, नर्व भी कह सकते हैं, मैरो भी कह सकते हैं, बोन मैरो से भी हम इसको जोड़ के देखते हैं। इसका संबंध हमारे सीधा सीधा जो मज्जा धातु के अंदर है वो एक तरह से बुध ग्रह के पास होता है। वैसे तो इसको भी अलग अलग बात है कि जो लाल रंग की मज्जा है वो मंगल के अधीन चली गई है, दूसरी जो मज्जा है वो शनि के अधीन चली गई है। फिर भी जहां पर नर्व सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वहां पर आप बुध ग्रह को ही ज्यादा तरजीह दें। सबसे अंतिम धातु और सबसे महत्वपूर्ण धातु, वैसे तो सारी की सारी धातुएं हमें चाहिए, इनका पोषण होता रहना चाहिए। पर जो शुक्र धातु है, शुक्र धातु का संबंध हमारे शुक्र ग्रह से है। और जैसा आप जानते हैं, मैं बार बार कहता हूं, शुक्र में सृजन करने की क्षमता है। शुक्र हमारे वीर्य का निर्माण करता है, हमारे ओज का निर्माण करता है और हमें शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि और आयुर्वेदाचार्य शुक्र धातु का क्षय होना, यानी कि उसका खराब होना या उसका अपव्यय करने को बहुत गलत मानते हैं। जिसके कारण 25 वर्ष की आयु तक हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करने की आज्ञा दी जाती है कि बच्चे को 16 साल की आयु से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु तक अपने वीर्य की यानी कि शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि शुक्र अगर कमजोर पड़ जाएगा तो उसकी निर्माण, शरीर के निर्माण की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाएगी। उसकी अन्य धातुएं, शुक्र इतना प्रभावशाली है कि वो अन्य धातुओं भी कमजोर पड़ जाती हैं। यहाँ पर इसका संबंध इम्यूनिटी से भी है, इसका संबंध फर्टिलिटी से भी है, इसका संबंध यूरिनरी सिस्टम से भी है ना। तो ये सब चीजें मिला करके शुक्र नाम की जो सप्त धातु है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आइए मेन बात समझने की कि ज्योतिष के अंदर हम लोगों ने इन सब चीजों को कुंडली के माध्यम से कैसे समझना है और कैसे देखना है। अभी आप लोगों ने देखा कि हम प्रकृति को दो तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं, एक ग्रहों के माध्यम से, साथ में लक्षणों के माध्यम से कि व्यक्ति की मूल प्रकृति क्या है। और इसमें जो तीन प्रकृति हैं, वात कफ पित्त, ये बैलेंस मात्रा में होनी चाहिए। और ये बैलेंस जब होंगी, ये भी ध्यान रखना, ये बैलेंस जब होंगी जब आपकी सप्त धातुएं बैलेंस होंगी। यानी कि कोई धातु में ना न्यूनता हो ना अधिकता हो। ये हमेशा ध्यान रखना। जो गीता का सार है, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का सार दिया है वही आयुर्वेद का सार है। वो क्या सार है साहब?
आयुर्वेद बैलेंस के नियम को मानता है। महात्मा बुद्ध भी बैलेंस के नियम को मानते थे और भगवान श्री कृष्ण ने भी बैलेंस के नियम को ही समझाने का कोशिश की है, प्रयास किया है गीता में, और वो अपने प्रयास में पूर्णतया से सफल रहे हैं। तो आपको जब आपके दिमाग में आयुर्वेद आए तो बैलेंस का नियम आ जाना चाहिए, चाहे वो दोष हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे सप्त धातुएं हो, या आपको पोषण प्रदान करने वाला भोजन हो। अगर आपने समझना है आपको भोजन वीआईपी लेना है, तो वीआईपी भोजन आपके शरीर को एक लेवल के बाद पोषण देना बंद कर देता है और उल्टा आपके शरीर को खराब करना शुरू कर देता है। ये ध्यान रखिएगा। ये जिसे हम वीआईपी डाइट बोलते हैं, वीआईपी डाइट का मतलब है जिसमें महंगी महंगी चीजें, राजसिक चीजें इन्वॉल्व होती हैं, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स, महंगे महंगे चीजें, आइटम। अब महंगा क्या हो? महंगा वही चीज होती है जो आपके लिए लोकल नहीं होती। जो लोकल उगाई जाती है, आपके रीजन में उगाई जाती है, वो महंगी भी नहीं होगी। जो दूर से आने वाली चीजें हैं, अब केसर हमारे यहाँ महंगा, एक एग्जाम्पल है कि भाई केसर है। एक मिडिल क्लास आदमी अगर अपने घर में जब खीर बनाएगा तो चावल और दूध मिलाएगा और चीनी डालेगा, खीर बन जाएगी। पर अब इसको वीआईपी अगर खीर बनाना है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने पड़ेंगे और इसमें केसर डालनी पड़ेगी। अब केसर के डालने मात्र से, क्योंकि आज भी वो 400-500 रुपए की 1 ग्राम केसर आ रही है, मात्र 1 ग्राम केसर आ रही है। अब आपने मान लो 4-5 लोगों के लिए खीर बना ली और उसमें 1 ग्राम केसर भी डाल दी, आधा ग्राम केसर भी डाल दी, तो 250-300 रुपए का तो वही हो गया। फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो वो खीर जो है, जो मात्र 100 से 150 रुपए में बन के तैयार होनी थी, वो 1000 रुपए तक पहुंच गई। इसे हम कहते हैं वीआईपी डाइट्स। और ये जितनी भी वीआईपी डाइट्स होती हैं, ये शुरू शुरू में तो बहुत तेजी से पोषण देती हैं, फिर बाद में इनके कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसलिए बैलेंस का नियम, बैलेंस बहुत जरूरी है। चाहे वो धातुओं की बात आए, चाहे आपके ऑर्गन्स के काम लेने की बात आए, जो हमारे पंचेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, किसी भी चीज का आप आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करोगे तो वह नुकसानदेह है। किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कम करोगे वो भी नुकसानदेह है। डॉक्टर क्यों कहते हैं सैर करो, डॉक्टर क्यों कहते हैं एक्सरसाइज करो, वो डॉक्टर क्यों मना करता है कि आपको कि एक सारा दिन कुर्सी पे मत बैठे रहो, सारे दिन पलंग पे मत पड़े रहो? क्योंकि उससे आप अपने शरीर के अंगों के द्वारा आप उनको जितना डेली आप खुराक दे रहे हो उसके कंपैरिजन में उससे काम नहीं ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में रोग पैदा हो जाएगा। इसलिए, और अगर आप आवश्यकता से अधिक काम ले रहे हो, अब आवश्यकता से अधिक काम तो इंसान जब लेता है जब सोता नहीं, तो इसका जब वो सोएगा नहीं तो क्या करेगा, आंखों से ज्यादा काम लेगा, कानों से ज्यादा काम लेना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात दिमाग से ज्यादा काम लेना। तो आप अपने अंगों का अत्यधिक जब प्रयोग करते हो वो भी हार्मफुल होता है, वो भी रोग को देने की बात करता है। तो नियम फिर से समझ लीजिए, आप आयुर्वेद पढ़ें चाहे आप ज्योतिष पढ़ें, आप हमेशा बैलेंस के नियम को मानिए। इसलिए मैंने आपको जब राजयोग कराए थे, या जब मैंने कहा था जिन लोगों के ग्रह ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं वो किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को उतना लाभ प्राप्त नहीं होता जितना कि बैलेंस कुंडली में जो बैलेंस ग्रह होते हैं
जितना फायदा और सुख शांति वाला जीवन देते हैं, जो बैलेंस ग्रह दे पाता है, वो कोई अन्य नहीं दे पाता। देखिए, हम लोग अभी कलयुग में हैं, तो हमें हर चीज में अति करने की आवश्यकता है। अरे, उच्च का हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, यार ये तो ग्रह उच्च का हो गया, इसका मतलब ये ज्यादा देगा। अब जहां शब्द लगा कि ये ज्यादा देगा, वहीं एक अनबैलेंस खड़ा हो जाता है, और अनबैलेंस ही हमें रोग देता है। अच्छा, ये ग्रह नीच का हो गया, अब न्यूनता आ गई, तो निश्चित रूप से रोग जरूर देगा, क्योंकि ग्रह न्यून हो गया। तो ऐसे में आपको ना तो नीच वाले ग्रहों की कुंडली चाहिए ज्यादा, और ना ही उच्च ग्रहों वाली कुंडली चाहिए आपको ज्यादा, क्योंकि नीच ग्रह आपको बीमारी की तरफ 100% लेकर के जाएंगे और आपसे जबरदस्ती काम कराएंगे। नीच के ग्रह आपसे जबरदस्ती काम कराते हैं, और मतलब आप ऐसे काम में फंस जाएंगे, काम करना मजबूरी हो जाएगी। अब काम करना मजबूरी जब होगी, जब आपके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा आएगी। ज्यादा जिम्मेवारी आएगी जब तो आप ज्यादा काम करोगे। अगर आपके पास जिम्मेदारी ही नहीं होगी तो आप काम क्या करोगे? तो काम भी कम करोगे। तो आपके अगर ग्रह उच्च के हो जाएंगे तो जिम्मेवारी कम हो जाएगी, बल्कि डायरेक्ट जिम्मेवारी कम हो जाएगी। कुछ मामलों में जिम्मेदारी होते हुए भी जिम्मेदारी नहीं होगी, है ना? तो ये चीजें जो है ना, आपको समझनी पड़ेंगी धीरे धीरे। बैलेंस के नियम को जब आप समझोगे तो ज्योतिष के नियमों को समझोगे, वो हमारे लिए बहुत। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स कई मामलों में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, कि उच्च का ग्रह क्या करेगा, नीच का ग्रह क्या करेगा, वक्री क्या करेगा, अस्त क्या करेगा। बहुत सिंपल मीनिंग है, बहुत सिंपल मीनिंग है। बैलेंस के नियम को पहचान लो, कुंडली पकड़ना सीख लोगे, ना फिर उच्च के ग्रह देख करके खुश होगे, ना नीच के ग्रह देख के दुखी होंगे। आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारे माननीय होम मिनिस्टर जो इस समय हैं, उनके 3 ग्रह नीच राशि में बैठे हुए। कैन यू इमेजिन? 3 प्लेनेट नीच राशि में बैठे, और किस पोजीशन पर और किस रुतबे में है, यू नो मच बेटर देन मी। तो क्या करा उन्होंने? तो कभी कभी जब ऐसी कुंडलियां देखने को मिलती हैं, तो हमें समझ में आता है कि अनबैलेंस कहाँ है, लाइफ का अनबैलेंस कहाँ है, पर हम बोल नहीं सकते। और मैंने उच्च के ग्रहों वाली कुंडलियां जितनी भी देखी हैं, जिसमें एक आध उच्च का ग्रह हो, ज्यादा नहीं, ये ध्यान रखना। एक आध उच्च का हो, एक आध नीच का हो, बैलेंस हो ग्रहों का, और इक्वेशनली ग्रह एक दूसरे से सही बैलेंस स्थिति में बैठे हों, वो जिंदगी में व्यक्ति वास्तव में मौज करता है, और रियल लाइफ में मौज करता है, सम्मान प्राप्त करता है, मौज करता है, आनंद लेता है। आप एक लिस्ट बनाइए अपने प्रधानमंत्रियों की देश के, किन्होंने लाइफ को एंजॉय किया और कौन परेशानी में रहे, और उनके ग्रहों को देखिए। पहली बात तो कहां तक पहुंचे, और ऐसे लोगों को जरूर देखिए जो बेचारे 11 महीने तक ही रहे, और उनको लोग ज्यादा याद नहीं करते, और कुछ लोगों को तो गलत तरीकों के कारण याद करते हैं, या गलत चीजों के लिए याद करते हैं। तो ऐसा क्या है कि वो पोस्ट पोजीशन तक भी पहुंच गए और फिर भी उनको बदनामी का कारण लगा? तो उससे आपको समझ में आ जाएगा एक नेट सेल में। तो जो लोग ज्योतिष में ऊंचे ग्रह पाके खुश हैं, तो वो खुशी भी थोड़ा बैलेंस कर लेंगे, और जिनके नीच के ग्रह हो गए, वो भी बेचारे जो दुखी हो रहे हैं कि हमारा तो फला नीच का, हमारा ढिकड़ा नीच का, वो भी थोड़ा बैलेंस हो जाएंगे। मेन बात है, चाहे वो ग्रह हो, चाहे आपका भोजन हो, चाहे आपका भजन हो, चाहे भोजन हो, चाहे भजन हो, चाहे ग्रह हो, सब बैलेंस होना चाहिए। लाइफ में बैलेंस जरूरी है। एक्चुअल में हम कई बार कह देते हैं कि धन तो आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं, सहमत हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, बीमारियों की प्रमुख वजह ही धन है।
धन ज्यादा आएगा तो कंफर्ट जोन आएगा, कंफर्ट जोन आएगा तो आप एक्सरसाइज भूल जाओगे, एक्सरसाइज भूल जाओगे तो रोग आएगा। आप अपने सारे शरीर के अंगों का साथ नहीं ले पाएंगे तो आपको रोग आएंगे ही आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, डॉक्टर आपको हमेशा देखना, डॉक्टर जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट कराने के लिए जाते हो, वो दो चीजें देखता है कि आपकी जेब में पैसा कितना है या आपकी कोई पॉलिसी करवा रखी है आपने। जैसे ही कहता है अच्छा आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है आप, हाँ जी, कितने का लिया हुआ है, अच्छा 3 लाख, ओके, तो आप एडमिट भी हो सकते हो वहां पर और आपके सारे टेस्ट होंगे। ये मान लेना, बेशक आप सर का दर्द ठीक कराने जाओ, परंतु आपको 24 घंटे के लिए रखा जाएगा वहां पर और आपके सारे टेस्ट कर दिए जाएंगे। डिपेंड्स ऑन कि हाँ बेड खाली है कि नहीं। बेड अगर गलती से खाली है और आप फिर किसी भी कारण से पहुंच गए, चाहे उनको ग्लूकोज चढ़ा करके 24 घंटे निकालने हैं, पर वो 24 घंटे में ग्लूकोज चढ़ाते रहेंगे या कुछ और चढ़ाते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको काम में लगाए रखेंगे। और चाहे वो 4 बार बीपी माप माप करके ही देखते रहे, सामने वाले को साइकोलॉजिकली समझाते रहेंगे भी तेरा इलाज बड़े ढंग से चल रहा है, और अगले दिन बेशक उसको छोड़ दें, विदा कर दें, शाम तक पता चला 10-15 हज़ार रुपए के तो आपके टेस्ट हो गए, हो गए, और भी ज्यादा हो जाए, 25 भी आ जाए, 30 भी आ जाए, वो एक अलग बात है। और बाद में फिर वो डाइजेशन की एक गोली देके, गैस की गोली देके घर विदा कर दे, वो भी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो आपको सफर इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपकी जेब में पैसा था। कमाल की बात, गरीब आदमी को, झोपड़पट्टी में रहने वाले को कैंसर कम मिलेगा। आप ही आजकल एक खबर चल रही होगी कि धारावी एक ऐसी बस्ती है जहां सरकार कामयाब हो गई कोरोना से लड़ने में। कमाल की बात, बड़ी अद्भुत बात, मैं इस चीज को जानता। कोरोना कहाँ टिक पाएगा गरीबों के बीच में। कोरोना को भी तो वीआईपी आदमी चाहिए, गरीबों के बीच में कोरोना नहीं टिकता। अच्छा, कितने लोगों ने सुना कि काम वाली बाइयों को कोरोना हो गया। मैंने गुड़गांव में इतने कोरोना के केस सुनता हूं, पर काम किसी की काम वाली बाई को कोरोना हो गया मैंने अभी तक नहीं सुना। हो सकता है मेरी नॉलेज में ना आया, परंतु धारावी के अंदर कोरोना को काबू कर लिया गया। परंतु हमारे गुड़गांव में बड़े बड़े पॉश इलाकों में कोरोना काबू नहीं। पॉइंट को समझिए, लॉजिक को समझिए, कोरोना भी भाई अमीरी की तरफ दौड़ रहा है, उसको भी गरीब आदमी की आवश्यकता नहीं है। कैंसर को भी गरीब आदमी की आवश्यकता नहीं है, डायबिटीज को भी गरीब आदमी की आवश्यकता नहीं है, आर्थराइटिस को भी गरीब आदमी की आवश्यकता नहीं है। गरीब आदमी की आवश्यकता ही नहीं, गरीब आदमी है तो बीमार नहीं पड़ता, बीमार पड़ेगा तो सीधा मरेगा। सीधा फंडामेंटल रूल, सीधा मरेगा या बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आज का युग धन का युग है, पैसे का युग है। आपको हर आदमी धन के दृष्टिकोण से देखेगा। कभी कभी हम चंगुल में फंस जाते हैं, दवाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। और अगर कोई हमारा दोस्त, हमारा साथी डॉक्टर अगर हमें मिल जाए जो हमें समझा सके, भाई तेरी रियल प्रॉब्लम ये दवा से नहीं जाएगी, ये रियल प्रॉब्लम तेरी ये है भी नहीं, तो अगर उसकी रियल प्रॉब्लम कह दे कि तू खान पान सही कर ले, तू सोच सही कर ले, तू पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आ, और ये डाइट फला फला डाइट को फॉलो कर ले, थोड़ा भाई उपवास भी कर ले, हैं, थोड़ा कम खा ले। आपको पता है 2 ही तरह के लोग मरते हैं, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, यानी कि जिनके पास भोजन की न्यूनता है, जिनको भोजन ढंग से नहीं मिलता, उनके पास कमियां हैं, भोजन सही टाइम पे नहीं मिलता, या तो वो आदमी रोगी हो जाता है या जिसको बहुत ज्यादा मिलता है। आप जान के विकसित देशों में और धनवान लोगों के पास एक ही समस्या है, ओवर ईटिंग, जिसके कारण मोटापा बढ़ रहा है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। ये सारे के सारे खेल वहीं से चले आ रहे हैं। अगर ये हमें हर डॉक्टर, हर आयुर्वेदाचार्य, हर व्यक्ति को अगर बैलेंस का सिद्धांत समझाने लग जाए तो बात ही ना कुछ और हो जाए। अब मान लो रस धातु बिगड़ गई किसी की, हमने देखा रस बिगड़ गया, रस का बिगड़ते ही आपका डाइजेशन में मामला बिगड़ आपके जो है स्किन के ऊपर कलरेशन अच्छी नहीं आएगी,
स्किन में चमक नहीं रहेगी, है ना, बड़ा रूखी सूखी सी नजर आएगी स्किन। तो क्या है, सिंपल सी बात है, उसको डाइजेशन को ठीक करना है, डाइजेस्टिव अग्नि को ठीक करना है। अब डाइजेस्टिव अग्नि कैसे ठीक होगी? सबसे पहले तो भाई सप्लाई बंद करो जो जा रहा है माल मसाला, उसको चेक करो तुम भेज क्या क्या रहे हो अंदर, किस तरह के फूड को भेज रहे हो। तो ऐसे में आप इन चीजों को आप भेजना बंद कर दो जो अबाड़ कबाड़ सबाड़ खा रहे हो। आप ये ध्यान रखना, भगवान ने आपका शरीर इतना शानदार बनाया है, ये मशीन आपका शरीर खुद को ठीक करने की ताकत खुद रखता है। हर बीमारी को ठीक करने की ताकत हमारा शरीर रखता है, परंतु हर दवा जो होती है ये हमारे शरीर को बीमार कर। मैं दवाओं का विरोधी नहीं, इमरजेंसी में दवा बहुत जरूरी है। अब किसी की हड्डी टूट गई, अब मैं ये तो नहीं कह सकता भाई मेडिटेशन कर, मेडिटेशन से हड्डी जुड़ जाएगी, नहीं भाई बिल्कुल नहीं जुड़ेगी। वहां तो आपको मेडिकल इमरजेंसी का एलोपैथ का सहारा लेना पड़ेगा, वहां तो प्लास्टर लगाना पड़ेगा। डॉक्टर कह रहा है चुपचाप बैठा रहो, बैठा रहना पड़ेगा। जो वो कह रहा है, वो कह रहा है कैल्शियम की दवा लो, तो वो कैल्शियम लिख करके दे रहा है आपको, भाई करना पड़ेगा, नहीं हड्डी नहीं जुड़ेगी। मेडिटेशन करने से हड्डी नहीं जुड़ने वाली। एक्सीडेंट हो गया, मान लो कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो अब ऐसे में आप वो चूर्ण फाँपने थोड़ी भागेंगे कि भाई आयुर्वेद का बाबा रामदेव का चूर्ण दे दो और मैं गोली खा लूंगा। भाई वो जब तक असर करेगा जब तक मामला कुछ का कुछ हो जाएगा। आपको मेडिकल इमरजेंसी चाहिए, बिल्कुल लीजिए एलोपैथ का, में बड़ी एडवांस चीजें हैं, वो आपको उस समय के लिए लाइफ बचा देगी, वो आपका लाइफ सेव कर सकती हैं आपको उस समय के। तो आपको उन चीजों को भी फॉलो करना है, उसके खिलाफ नहीं। पर सबसे ज्यादा आयुर्वेद को जो आपने जब फॉलो करना है, व्हेन यू आर हेल्दी, जब आप हेल्दी होते हैं वो राइट टाइम होता है आयुर्वेद को फॉलो करने का। बीमारी के समय में तो वैसे ही आयुर्वेद को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जितने फ्रेज बताएगा उतने बताएगा, आदमी की पूरी फिजियोलॉजी बदल रही होती है, उसका दिमाग बदल रहा होता है। इसीलिए तो लोग आयुर्वेद से दूर भाग जाते हैं, यही तो कारण है कि बीमारी के मेन टाइम के अंदर लोग आयुर्वेद को फॉलो करना पसंद नहीं करते। क्योंकि आज भी आयुर्वेद को बहुत सारे लोग जुलाफ लगाने की ही पैथी बोलते हैं, यानी कि पेट साफ करने की पैथी। बोला भाई पेट पाट साफ करना है तो आयुर्वेद ले लो, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं। पर ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद एक पद्धति है, एक पैथी है, वो जीवन जीने की कला है। वो आपको बैलेंस का सिद्धांत समझा रही है। वो कहती कुछ भी कम हो जाए कुछ भी ज्यादा हो जाए, इसको बैलेंस करना है। तो नो यूर प्रकृति, प्रकृति को जान करके आपने भोजन को डिसाइड कर। और मैंने कल या परसों की क्लास में बताया था भाई प्रकृति ऊपर नीचे होती रहती है, मौसम के अनुसार जो आप भोजन कर रहे हैं उसके अनुसार, आपके विचारों के अनुसार भी आपकी प्रकृति में बदलाव रहता है। आप मार पिटाई लड़ाई झगड़े के विचार लाए जाओ, आपका पित्त बढ़ता चला जाएगा। आपका पित्त बढ़ेगा, आपका लीवर फंसता चला जाएगा, लीवर फंसेगा आपकी आंतें फंसती चली जाएंगी। आप टू मच सेंसिटिव हो जाओ, आप टू मच थिंकिंग में चले जाओ, आप टू मच एनालिसिस में चले जाओ, आपकी नर्व आपकी कमजोर होती चली जाएंगी। नर्व कमजोर होंगी तो हार्ट तक पहुंचती है, या हार्ट आपका बड़ी जल्दी बैठा बैठा मिलेगा, बड़ी जल्दी घबराहट हो जाएगी, पल्पिटेशन आपकी बढ़ जाएगी। सारी चीजें। जब आप रिवेंजफुल हो जाते हैं तो रिवेंजफुल दूसरे से क्या बदला लोगे? आप पहले तो अपनी बॉडी से बदला लेते हैं, आप अपने आप को नुकसान करते हैं। देखिए आयुर्वेद में लिखा है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब आपके शरीर को मानते हैं। 6 रिपू मैंने ज्योतिष में काफी अच्छे से पढ़ाए हैं आप लोगों को। वो सारे के सारे 6 रिपू किसके हैं? वो छठे भाव से आते हैं। छठा भाव रोग भाव है। इसका मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब के सब हमारे शरीर को मारते हैं। और हम तो अगर सही मायने में इस मॉडर्न साइंस के युग को देखा जाए, इस एडवांस टाइम पीरियड को देखा जाए, तो हम कहीं ना कहीं हम इन्हीं विचारों में खोए पाए रहते हैं। उसने मेरा साथ जाति कर ली, उसने मेरा पैसा मार लिया, उसने मेरे काम को बिगाड़ दिया, उसने मेरे पीठ पीछे से बुराई कर दी, उसने मेरे साथ ये कर दिया, अब तो मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, पर आने वाले समय में इससे बदला लूंगा, इसको पक्का सुनाऊंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं बख्शूंगा नहीं।
आप ऐसे विचारों के साथ जब कैरी करते हैं, तो आपके ब्रेन के 2 पार्ट हैं, एक ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और एक आपकी ईगो से जुड़ा हुआ है, जो एक आपको रिफ्लेक्ट करता है और एक ब्रह्मांड को रिफ्लेक्ट करता है। जब ब्रेन की बात होगी तो कभी आपको बताया जाएगा, और हम ये सब चीजें दिमाग में रख लेते हैं। हम दिमाग में ये सब चीजें स्टोर कर लेते हैं, और हम ऐसा ऐसा डाटा स्टोर कर लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। जब हम कंप्यूटर में अनवांटेड सॉफ्टवेयर या अनवांटेड डाटा डाल देते हैं, तो कंप्यूटर के काम करने की स्पीड कम हो जाती है, एफिशिएंसी कमजोर हो जाती है। इसी प्रकार से रोग क्या है? आपके कार्य करने की एफिशिएंसी का कमजोर हो जाना ही रोग है। अगर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो मेरे दिमाग की एफिशिएंसी कमजोर होगी। सीधा सा मतलब है, मैंने इसमें ज्यादा डाटा स्टोर कर लिया, इस डाटा को डिलीट करना पड़ेगा। अगर मैंने पेट के अंदर मेरे तकलीफ हो गई, पेट में गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब मैंने पेट में भोजन ज्यादा स्टोर कर लिया। सिंपल से लॉजिक है। दिमाग में सर दर्द हो रहा है, ज्यादा डाटा स्टोर हो रहा है, कुछ नहीं करो, फिर हम क्या करते हैं? हम सो जाते हैं। सोने से क्या होता है? कुछ समय के लिए डाटा स्टोर होना बंद हो जाता है। हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा सिर का दर्द ठीक हो जाता है। क्या कारण है कि अनुलोम विलोम करने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है? अनुलोम विलोम आपको मौका ही नहीं देता कुछ सोचने का। करके देखो, आपको मौका ही नहीं मिल रहा कुछ सोचो किसी के बारे में। अनुलोम विलोम को आप गहरे से लो, गहरे से छोड़ दो, अनुलोम को लो, आपको मौका ही नहीं मिल रहा किसी के बारे में सोचने का। करके देखो, और सोचो, किसी की बुराई सोचो अनुलोम करते करते। आप 1 मिनट नहीं टिक सकते उसकी बुराई के मामले में। आपका विचार ही दूसरे, थोड़ी देर में ही आपका ध्यान अपनी श्वासों पे चला जाएगा, और श्वास पे जैसे ही ध्यान जाएगा, आपके अंदर एक अलग सी शांति महसूस होगी, एक अलग ही फीलिंग फैक्टर आने लग जाएगा। आप कहोगे भाड़ में पड़ने दो उसको, भाई मुझे तो अब मजा आ रहा है। जैसे ही मजा आएगा, दिमाग कहता है भाई स्टोर करना तो बंद कर दिया इसने, वो प्रोसेस को तो ताला लगा दिया। बोला हाँ। बोला अब क्या कर रहा? अब जब हम श्वास निकाल रहे हैं ना, ये विचार निकालना ही है। क्या कारण है कि आप कपाल, अच्छा आप सोचो, जब भी आप प्राणायाम करो तो आप ऐसा सोचो कि भाई मेरे नेगेटिव विचार बाहर जा रहे हैं मेरी श्वास के साथ। कपालभाति करो तो सोचो मेरे जा रहे हैं। आप अनुलोम विलोम करो तो सोचो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव। ब्रह्मांड से प्रार्थना करो, यूनिवर्स से प्रार्थना करो कि जितना भी इसमें पॉजिटिवनेस है वो कृपया मेरे पास आए, मैं उसके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। जब आप इस भाव के साथ जब आप प्राणायाम से जुड़ते हैं, तो आप कमाल मानिए, देखिएगा क्या कमाल होता है। आपका सर का दर्द तो खैर बहुत छोटी सी घटना है, आप एकदम मेंटली रिलीफ मिलेगा। तो मेंटली रिलीफ क्यों मिलता है? एक्चुअल में बहुत सारा डाटा आपका दिमाग का उड़ चुका हो, जितना ज्यादा उड़ा दोगे उतना ज्यादा मेंटल रिलीफ मिल जाएगा। आपके सर में दर्द हो, आपके माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, आपको डिप्रेशन हो, आपको टेंशन हो, आपको नींद नहीं आती हो, ये सब यहाँ की खुराफात है। और यहाँ की खुराफात है तो अनुलोम विलोम से निकाल दो। अनुलोम विलोम आपके दिमाग को बड़ी ताजगी देता है, और वो करना शुरू कर दो, आपके अंदर ताजगी आ जाएगी, ताजगी आ जाएगी। बस कहना ही क्या, 100 तरह की बात। तो इस तरीके से अगर आप बैलेंस के सिद्धांत को अपना लोगे, तो आप वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।